Hi, welcome to another episode of Ask Imran. My name is Imran Nadir. Well, before moving towards questions, we got this week a few updates. सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की अपडेट्स, चार मेजर अपडेट्स हैं जो कि देखी हैं. सबसे पहले गूगल एड्स के अंदर है कि गूगल एड्स के अंदर गूगल वालों ने लैंडिंग पेज को बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है. ये उनका स्टेटमेंट है. वी रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू प्रेडिक्शन मॉडल that helps our ads quality systems more precisely capture the quality of your navigation experience when visiting a search ads landing page. We improved our ability to understand and predict if a search ad leads to an unexpected destination and doesn't offer other helpful options. इसी तरह तकरीबन तीन चार चीज़ें हैं. गूगल एड्स नाउ प्रायोरिटाइज लैंडिंग पेजेस दैट आर इजी टू नेविगेट. मतलब जैसे पुराने या पहले अगर आप लैंडिंग पेज के ऊपर कम फोकस कर रहे थे तो उनका जो कोर फोकस है अभी वो लैंडिंग पेज के ऊपर होगा. आपकी ऑफर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. जो भी है उसको मतलब यूज़र फ्रेंडली और यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए. यूआई यूएक्स जिसे कहते हैं कि यूज़र आए तो उसका लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होना चाहिए. अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि एड्स विद कंफ्यूजिंग पेजेस आर डिमोटेड. अगर आप एक कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं और आपका कंपैटिटर उसी कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहा है, अगर आपके कंपैटिटर का लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज्ड है, सही है, और वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो रेलेवेंट है उस हेडलाइन के या उस डिस्क्रिप्शन के या उस एसेट के जो कि गूगल एड्स के अंदर है, तो वो प्रमोट होगा. अदर देन दैट, अगर आपके लैंडिंग पेज या आपके जो हेडलाइंस हैं गूगल एड्स की मैच नहीं कर रही तो डीमोट होगा, मतलब डाउनग्रेड जाएगा, सही है. और इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन ड्राइव्स बेटर एड परफॉर्मेंस. अगर आपका बहुत ही सिंपल यूनिक सा अच्छा सा डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा. एक और अपडेट है, AI overviews data shows massive changes in search results. Data shows that AI overviews is answering more complex queries by up to 100% and is rewarding context appropriate content. अच्छा, AI ओवरव्यूज क्या है? गूगल के ऊपर जब आप सर्च कर रहे हो तो पहले जो रिजल्ट हैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स के अंदर AI अपना जवाब देता है, उसको कहते हैं AI ओवरव्यू. तो जो उसकी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है, अच्छा उसका जवाब आना शुरू हो गया है. क्योंकि ये तब हुआ था जब चैट जीपीटी ने बूम किया था और बहुत ज़्यादा यूज़र चैट जीपीटी के ऊपर चले गए थे. तो गूगल ने इसी चीज़ को देखते हुए गूगल के ही अंदर ही AI जो है इंटीग्रेट की थी. और फिर जो पहले ऊपर सेक्शन सा आता है उसको कहते हैं ओवरव्यू. इसके बाद एक और अपडेट है जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है. आप में से बहुत ज़्यादा लोग वर्डप्रेस डेवलपर या डिज़ाइनर्स होंगे जो कि एलिमेंटोर के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं. मतलब एलिमेंटोर एक लैंडिंग पेज होता है जिसके थ्रू आप उसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है आप वेबसाइट बनाते हो. एलिमेंटोर के अंदर मेजर चीज़ है कि उन्होंने एक AI इंटीग्रेट, उन्होंने काफ़ी अरसे से AI इंटीग्रेट किया है, बट इस अपडेट के अंदर ये है कि Elementor release a free AI-powered site planner that helps users create a website brief and wireframe with an intuitive interface. मतलब आपको एक वायरफ्रेम सा या ब्रीफ आप जो है ना बना के दे सकता है, ठीक है. ये अपडेट्स मैंने उठाई है सर्च इंजन जर्नल से. ट्रेंड्स रीशेपिंग B2B मार्केटिंग. जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है ना वो थोड़ा सा चेंज हो रही है, उसका करने का तरीका डिफरेंट हो रहा है. मार्केटर्स आर शिफ्टिंग टू रेवेन्यू फोकस्ड मैट्रिक्स. जैसे पहले होता था कि बहुत ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटर्स होते थे वो कहते थे कि यार इतने इंप्रेशंस आ गए, इतने क्लिक्स आ गए. तो अभी वो वाली चीज़ नहीं हो, अभी ज़्यादा रेवेन्यू फोकस्ड कैंपेन्स हैं रादर देन जस्ट नंबर कैंपेन. इस तरह से ना जितने भी आपके सी लेवल के लोग हैं वो ROI पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न कितना आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है वो लोग, रादर देन कि आप मुझे ये बताओ या आप अपने CEO को या CFO को या CTO को ये बताओ कि यार हमारे इतने इंप्रेशंस आ गए, हमारे इतने क्लिक्स आ गए. नहीं, ऐसा अब नहीं है. आप लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जाहिर सी बात है AI के आने के बाद यूज़र जर्नी ट्रैक करना ईजी हो गई है और जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो ज़्यादा ईजी हो गई हैं. सो ये थी जो मेजर अपडेट्स इन डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड या फिर आप कह लें डिजिटल वर्ल्ड. इसके अलावा अबाउट माय अपडेट्स अगेन इस्लामाबाद मैंने विज़िट किया यार काफ़ी अर्से से. मतलब जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा ऑफ साइड रहता हूँ इस्लामाबाद के. हूँ इस्लामाबाद में बट थोड़ा साइड पे, मेन इस्लामाबाद में कम ही जाना होता है. तो आजकल मैं गया इस्लामाबाद को पूरा तकरीबन खोदा हुआ इन्होंने
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, विच इज़ गुड थिंग, मतलब बुरी नहीं है कि चीज़ें अपडेट हो रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बट एक बुरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, बट शायद आप लोगों को अच्छी लगे, व्हेन यू सी इस्लामाबाद, द ब्यूटीफुल इस्लामाबाद, तो काफ़ी जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि एक बैड साइन है। व्हेन आई केम हियर इट वाज ऑसम प्लेस टू लिव इन, मतलब क्रेजी सीन होता था। अभी वो वाला सीन नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया। वो जो क्राउडेड फीलिंग आती थी ना कराची लाहौर के अंदर कि यार शारा फैसल पे आप खड़े हो, पी पी टटाट टटाट, वो वाला सीन होना शुरू हो गया है। हालांकि रोड्स बहुत खुली हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। जितनी रोड खुलती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ है। इसके अलावा मौसम की समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद के अंदर। पिछले कई महीनों से मुझे तो अब याद भी नहीं है कि इस्लामाबाद में बारिश कब हुई है, और मज़े वाली बारिश जो कुछ साल पहले होती थी, मतलब बारिशें इस साल नहीं हुई, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल पाकिस्तान। वो ये कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड इट इज़ स्केरी, जो कि हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस लाइक वेरी रेगुलरली इन एवरी अदर वीडियो, ताकि आपको भी एक रिमाइंडर हो, मेरे लिए भी एक रिमाइंडर हो। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग, ताकि हमारी जो आगे जनरेशन आएंगी उनके लिए आसानी हो, और हमारे लिए खुद के लिए आसानी हो। मतलब जो चीज़ें हम पहले सुनते थे कि लाहौर के अंदर इतनी स्मॉग हो गई, अब वो चीज़ें हम इस्लामाबाद के अंदर फेस कर रहे होते हैं, और समटाइम्स खांसी होना शुरू हो जाती है, समटाइम्स इस तरह के मसले होने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ मतलब एयर क्वालिटी हैज़ डिक्रीज्ड मैसिवली। सो दीज आर द अपडेट्स। इसके अलावा कोई और आपके पास अपडेट हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना, तो आप मुझे कमेंट में बताया करेंगे, फिर मैं उसको एज एन अपडेट इसी एपिसोड के अंदर ऐड कर लिया करूँगा। सो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। The first question is, Assalamu alaikum sir, I have completed all theoretical knowledge of meta ads but now practical experience नहीं है, internship देख रहा हूँ but मिल नहीं रही, portfolio नहीं है, now depressed के meta ads में career बनाना सही है, और I have chosen wrong skill for freelancing, confused, आपकी थोड़ी सी guidance चाहिए about roadmap how to continue, shall be thankful to you for this। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना 2-3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने मेटा एड्स की नॉलेज, मतलब जो आपने कोई कोर्स किया, आपने उसकी नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल पता चल गई कि मेटा एड्स कैसे चलते हैं, ठीक है, बट अभी आप कंफ्यूज हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन करें, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। जब भी आप पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हो या सीखते हो ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इंटर्नशिप मिले, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ना पैसा इन्वॉल्व होता है। आप क्लाइंट पैसे देते हैं और उनके हम एड्स मैनेज कर रहे होते हैं, अगर उनको नुकसान होता है तो दे आस्क क्वेश्चंस। तो इस वजह से काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप को या इंटर्नी को डायरेक्टली लेकर आना। तो उसका फेजेस हो सकते हैं कि आप किसी भी एजेंसी के अंदर जाएं, आप उन्हें कहें कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, पहले वो आपको लर्न करवाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरफ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आपने कहा कि पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेटा एड या गूगल एड्स, उसका पोर्टफोलियो जब ना हो तो आपको क्या करना चाहिए अपना काम दिखाने के लिए? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर मेटा एड्स की बात करें तो मेटा एड्स लाइब्रेरी एक उनका एक प्रॉपरली बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं, एक लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है। आप उसके अंदर जाएं, जो भी आप एक स्पेसिफिक नीश उठा लें, चाहे आप लैपटॉप्स की नीश उठा लें कि जो लोग लैपटॉप्स रिपेयर करते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर उठा लें, कोई लोकल बिजनेस, कोई इलेक्ट्रिशियन, ये ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी आप उठाएं, उसके अंदर टर्म्स के जो है ना सर्च करना शुरू करें, फिर देखें कि कौन से कंपनीज ऐड चला रही हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपनीज ऐड चला रही हैं, तो आप एक कंपनी को पिक करें, आप उसके एड्स ओपन करें, आप देखें कि उन एड्स के अंदर एक छोटा सा क्विक ऑडिट कर लें कि उन एड्स को किस तरीके से आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसके अंदर सारा ऑडिट करें, उसके अंदर लिखें कि आप ये करंट सिचुएशन है, आप इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, और जो आप इम्प्रूव करोगे उसका इम्पैक्ट, ये पॉसिबल इम्पैक्ट आ सकता है एस्टिमेटेड। उसके बाद वही आप एज अ पोर्टफोलियो शो करवा सकते हैं क्लाइंट को कि ये चीज़ मैंने की है और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके बिजनेस का पॉजिटिव या आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, ऑडिट करना शुरू कर दें।
किसी भी कंपनी का ऐड उठाएं, आप उन्हें कहें कि हम आपका ऐड का ऑडिट करेंगे, इसके अंदर काफ़ी मसले हैं, हम आपको ऑडिट करके इसके अंदर बताएंगे विद एक्शन प्लान। ऑडिट के अंदर ना 2-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप गो थ्रू करते हो कि करंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप करते हो कि होना क्या चाहिए, और फिर उसके बाद आप बताते हो कि कैसे, मतलब करंट सिचुएशन और व्हाट शुड बी द राइट थिंग, फिर आप स्ट्रेटेजी बताते हो टू अचीव दैट थिंग। इस तरीके से आप ऑडिट करते हो। तो आप एक ऑडिट करना भी या ऑडिट की सर्विसेज देकर भी पोर्टफोलियो बना सकते हो, सही है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो पोर्टफोलियो बनाने के, हाँ, एक और बेस्ट चीज़, अपने लिंक्डइन को आप एज अ अपना लैंडिंग पेज बनाना सोच के ना अपना काम करना शुरू कर दें। लैंडिंग पेज बना के सोच के कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है दैट इज़ नॉट जस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल, इट इज़ योर लैंडिंग पेज, योर ओन वेबसाइट, जिसको आपने दिखाना है यूज़र को ताकि वो अट्रैक्ट हो। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऊपर कवर इमेज आ जाती है। आप कोई सी भी लिंक्डइन की आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगेन ऊपर कवर इमेज, इसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हो, वैल्यू क्या है, और कॉल टू एक्शन, आपकी अच्छी सी प्रोफेशनल इमेज जो कि प्रोफाइल होती है। फिर उसके बाद टैगलाइन, हर बिजनेस की एक टैगलाइन होती है, हर एक बंदे फ्रीलांसर की एक टैगलाइन होती है। इस तरीके से आप 2-4 प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या टैगलाइन डालनी है। उसके बाद आता है फिर आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हो। लिंक्डइन के अंदर ये वाला बहुत अच्छा फीचर है, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो मेटा की सर्विस। मेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है, मेटा एड्स मैनेजमेंट, मेटा एड्स ऑडिट, मेटा एड्स डिज़ाइन, मेटा एड कॉपी, और इसके अलावा कॉपी राइटिंग। इस तरीके से आप 2-4 सर्विसेज जो भी आप बेस्ट हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया तो ये आप वहाँ पर लिखते हो। इसके बाद फिर आता है आपका फीचर्ड सेक्शन, मतलब आप जो पोस्ट करते हो उसको आप फीचर करते हो। उसके बाद आता है पोस्ट, उसके बाद आता है आपका अबाउट सेक्शन। तो ये 4-5 सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपके एज अ लैंडिंग पेज काम करते हैं, एज अ पोर्टफोलियो काम करते हैं कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो। जब आप बात कर रहे हो तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा यार ये बात कर रहा है तो इसका मतलब इसको पता है, हम इसको अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको एज अ पोर्टफोलियो बना सकते हो लिंक्डइन को। इसी तरीके से आप अपना फेसबुक को भी इस तरीके से आप बना सकते हो, इंस्टाग्राम को भी, और अगर हो सके तो वेबसाइट भी, बट अगेन दैट इज जस्ट अनदर पार्ट, ठीक है। तो अपना पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट अगेन लैंडिंग पेज। वट एवर यू लर्न पुट इट ऑनलाइन। एग्जाम्पल, आपने कोई भी मेटा एड्स की क्लास ली, उसको सीखा, फिर उसके बारे में आपने एक छोटी सी पोस्ट लिखी कि आपने उससे क्या सीखा और उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर 2-4 एड्स आपने उठा लिए, आपने देखा कि यार ये एड्स के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर आपने एक पोस्ट बना ली, दैट इज़ योर पोर्टफोलियो, दैट इज़ काउंटेड एज कि आपकी अथॉरिटी क्या है। इसी तरीके से फिर जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज होता है, मतलब लिंक्डइन पेज होता है, तो अगर आप किसी को रीच आउट करते हो तो आपको वो देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है हाँ ही नोज हिज स्टफ। फिर चाहे आप पहले से शुरू से ही आप प्रोजेक्ट देख लें। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो शुरू से नहीं बनता, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये हो गया कुछ स्टेप। उसके बाद आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाके कोई सा भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके आगे आपने लिखा है नाउ डिप्रेस्ड कि मेटा एड्स में करियर बनाना सही है और आई हैव चोजन रॉन्ग स्किल फॉर फ्रीलांसिंग। ये देखिए डिप्रेस नहीं हो, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव चोजन समथिंग तो होपफुली इट विल वर्क आउट। ऐसा नहीं है कि अचानक से बैठ जाए, बट येस यू विल हैव टू ग्रो अकॉर्डिंगली। अगर आप सिर्फ मेटा एड्स के ऊपर ही डिपेंड करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कि जिनको अदर स्किल्स भी होंगे। बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए आप मेटा एड्स पे फोकस करें। जब आप मास्टर हो जाए मेटा एड्स के, उसके बाद फिर आप दूसरे स्किल को अलोंग द वे लेकर चलें। 2-4 चीज़ें होती हैं, आप समझ लें कि एक होता है प्राइमरी स्किल, फिर होता है सेकेंडरी स्किल, जो कि आपस में मैच करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जो आप कर रहे हो मेटा एड्स, ये पेड मार्केटिंग है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड मार्केटिंग, गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, टिकटॉक एड्स है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो आप उसके साथ साथ जो है ना चीज़ें ऐड करते जाते हो इन फ्यूचर जब आप ये कर लेते हो। तो डिप्रेशन वाली बात नहीं है, यू आर डूइंग गुड, जस्ट कीप डूइंग इट। जो इस तरीके से मैंने आपको बताया, जस्ट कीप डूइंग इट,
कीप फोकसिंग। और फिर फ्रीलांसिंग के लिए यू स्टार्ट ऑफ विद द फाइवर, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिले। जब भी आप सीखो और जब भी आप डिलीवर करो, रिमेंबर 2-3 थिंग्स। वन, दैट यू हैव टू वर्क एथिकली, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो उसको सही से पूरा करते हो। दूसरा, यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग द होल कम्युनिटी। तो आपने उस चीज़ को बहुत ख्याल से जो है ना डिलीवर करना है, और हमेशा एक्स्ट्रा डिलीवर करना है इनिशियल स्टेज के ऊपर। जब आप किसी लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे, 10, 20, 50, 60, 100 प्रोजेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। अच्छा जी, आई होप मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, और इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें एंड कीप लर्निंग, मतलब यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप, ठीक है। और अगेन, मेटा एड्स के साथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप AI को यूज़ करके ग्राफिक्स बना सकते हैं, AI को यूज़ करके एड कॉपी बना सकते हैं, AI को यूज़ करके अपनी जर्नी, कस्टमर की जर्नी बना सकते हैं, AI को यूज़ करके आप यूज़र का जो है ना बना सकते हैं कि यूज़र का मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। स्टिल, जब आप ये कर रहे हो, इसके दौरान कोई कन्फ्यूजन हो और यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज आस्क। मैंने पिछले दिनों ना रेडिट के बारे में लिखा था कि आपको अलॉन्ग विद फेसबुक, लिंक्डइन, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन रेडिट एंड कोरा। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रेजी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब आपको वहाँ पर होना आपका लाजिम है। जस्ट इंगेज विद पीपल, अमेजिंग कम्युनिटी, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब होते हैं, और रियल टाइम में कन्फ्यूजन्स होते हैं। आप वो चीज़ें देखते हो कि यार आपको पता ही नहीं होता कि यार ये तो कोर्स मैंने देखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल एड्स का या SEO का या फिर मेटा एड्स का या फिर कोई भी वर्डप्रेस का या कुछ भी किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, आप रेडिट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर रियल टाइम प्रॉब्लम आती है। जिन्होंने वो कोर्सेज करके एडवांस जा चुके होते हो, उनके क्या मसले हैं, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो मैंने ना 2-3 उसके अंदर चीज़ें देखी थी। सबसे बेसिक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का ना रेडिट ब्लॉक हो जाता है, या रेडिट उनको ना अलाउ नहीं करता पोस्ट करना। तो वो क्यों होता है, उसकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है। वो ये है कि रेडिट का सिंपल रूल है कि यू हैव टू एंगेज फर्स्ट, सही है। आप वेग चीज़ें नहीं पूछ सकते। आपने कम्युनिटी ज्वाइन की, आपके दिमाग में कोई चीज़ आई, आप पोस्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी, योर क्वेश्चन मस्ट बी वेरी गुड, जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो पढ़ने वाले के लिए भी और जवाब देने वाले के लिए भी और आपके लिए भी, सही है। और आप कोई भी वेग चीज़ नहीं उठा के, जैसे आपने फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट कर दी, उसी को उठा के आपने किसी भी कम्युनिटी में डाल दिया, तो वहाँ पर आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वहाँ की एक्टिव कम्युनिटी है, वो 2 मिनट में देखते हैं कि यार ये वाली पोस्ट फारिग है, इसको फारिग कराओ, तो फारिग करवा देते हैं। दूसरा, इंगेज करना। इंगेज कैसे कर सकते हैं आप? जब सवालों के जवाब देना, जितनी भी कम्युनिटी आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हर घंटे, हर मिनट के बाद या कुछ अर्से बाद वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और आपने उनका जवाब देना है, रियल वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं है कि आप जवाब कोई सा भी दे दें और नीचे आप अपनी चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। बेचनी नहीं है आपने कोई भी चीज़, ओके। आपने बेचनी कैसे है, जैसा होता है ना कि यार कोई चीज़ बेचना विदाउट बेचना, सेलिंग विदाउट सेलिंग, मतलब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो और ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ सेल कर रहे होते हो। अच्छा यार, ही नोज हिज स्टफ, इसको पता है इस चीज़ों का ना, उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो। तो इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका रेडिट अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। और इसके अलावा रेडिट क्यों इस्तेमाल करना है? कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, वेरी रिस्पॉन्सिव पीपल। इसके अलावा पीपल आस्क रियल क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर वहाँ पर है जो कि आपसे सवाल पूछ सकता है, आप उनको जवाब देंगे तो वो वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने रेडिट को यूज़ करके लीड जनरेशन की है। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने रेडिट को यूज़ करके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं। हालांकि ये वाली चीज़ मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आई कि ये कैसे हो सकता है, बट दे आर पीपल हु से दिस, हु क्लेम दिस। मैं क्लेम नहीं कर रहा, लोग करते हैं। तो इसलिए रेडिट जो है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक छोटा सा रेडिट का ना एक हैक है, वो ये कि रेडिट के अंदर ना शेयर का ऑप्शन होता है। तो इसको सिंपल, अगर आपने अपनी पोस्ट के शेयर इंक्रीज करने हैं तो कैसे करने हैं? आप सिंपली गूगल
ये वाली स्कीम आपने बतानी किसी को नहीं है, ठीक है। आपने गूगल के ऊपर ना एक शीट बनानी है, शीट मतलब जैसे गूगल शीट्स होती हैं, उसके ऊपर रेडिट के ऊपर जाना है, रेडिट की जो भी पोस्ट आपने शेयर करनी है उसके ऊपर शेयर क्लिक करना है और उसी को जो है ना पोस्ट कर देना है इसके अंदर गूगल शीट्स के अंदर, और उस शीट को आपने पब्लिक कर देना है, सही है। और फिर 2-3 आप मतलब ब्राउज़र्स ओपन कर लें, लेट्स से अगर आप क्रोम, सफारी और मोजिला और एज यूज़ कर रहे हैं तो आप 2-3 जगहों पर उसी जो है ना शीट को ओपन कर लें और वहाँ से क्लिक करें 2-3 दफ़ा, तो आपका शेयर अकाउंट बढ़ जाता है। ये छोटा सा हैक है जो कि क्रेजी है, मुझे भी समझ नहीं आया पहले, तो मैंने कहा यार अच्छा फ़ायदा क्या है। ऑब्वियसली अगर आपकी पोस्ट के शेयर बढ़ेंगे तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। सो या डू लेट मी नो इफ़ यू हैव ज्वाइंट रेडिट, अगर नहीं तो यू कैन आस्क, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, और अगर नहीं किया तो अभी आप कर लो और स्टार्ट इंगेजिंग। आप डेली पोस्ट करते हो ना, डेली टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल अप करते हो, तो आप 4-5 मिनट निकाल लो रेडिट की एक पोस्ट के लिए कि यार मैंने रेडिट के ऊपर डेली किसी न किसी एक पोस्ट के ऊपर कमेंट करके फीडबैक या फिर अगले बंदे की हेल्प करनी है, दैट्स इट। उसको इस तरीके से आप यूटिलाइज करना शुरू कर दो, देन यू विल सी द कम्युनिटी। अगर और समझना हो, समझ में ना आए, तो उसको उस पर जाके आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो एंड सी व्हाट पीपल आर आस्किंग, हाउ पीपल आर आस्किंग, हाउ दे आर एंगेजिंग, हाउ दे आर जनरेटिंग बिजनेस ओवर रेडिट। एक और चीज़ बड़ी मज़े की है रेडिट के बारे में, वो ये है कि रेडिट की जो चीज़ें हैं वो गूगल के ऊपर रैंक करती हैं। सो क्रेजी, अगर आप एसईओ वाले बंदे हैं और अगर आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो आप यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तो आप इसको यूटिलाइज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक और चीज़, रेडिट के इनिशियल लेवल के ऊपर आपने रेडिट के अंदर यूआरएल्स या फिर अपनी वेबसाइट के लिंक्स नहीं डालने। जब आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है ना, तब आप जब अपने ब्लॉग की या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो ना, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है, क्योंकि गूगल वैल्यूज़ रेडिट, इसको बैकलिंक बोल लें या कुछ भी बोल लें, बट इट इज़ काइंड ऑफ बैकलिंक जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करती है। सो या सो गो रेडिट। Yeah, this question is very, very interesting. Brands are spending millions on influencer marketing, but does it actually work? Do influencers really drive sales and ROI, or is it just an overhyped trend? If you have worked with influencers or run campaigns, what is your experience been like? Would love to hear real insights. अच्छा जी, इसके अंदर ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूछा है कि यार बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा, मिलियंस खर्च करते हैं, और इट कुड बी मिलियंस ऑफ डॉलर्स और रुपीज़, और खर्च करते हैं। ऑनेस्टली दे डू। डज इट एक्चुअली वर्क? यस। तो इसका सिंपल वर्ड्स, यस इट एक्चुअली वर्क्स। there was this my client, I was working with him for Google Ads and SEO. Later he sent his merchandise to an influencer. उसने खाली एक पोस्ट की and his sales got like very good. तो उसके बाद उसने काफ़ी एड्स वगैरह पॉज कर दिए थे, ठीक है। तो येस इट डज वर्क, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स, बट इन्फ्लुएंसर को हायर करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस और जो इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस है उसके अंदर क्या मैच है। एग्जाम्पल बीइंग, एक बंदा है जो कि लैपटॉप्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और आपका बिजनेस है मोबाइल्स का। अगर आप अपना बिजनेस लैपटॉप वाले से प्रमोट करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट आपका मोबाइल का बिजनेस है और आप मोबाइल वाले इन्फ्लुएंसर से अगर आप प्रमोट करवाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी, आप उनका ये देखें कि जब आप किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं और उस इन्फ्लुएंसर का अपना इमेज कैसा है, क्या वो आपके ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, ठीक है। क्या उसकी कोई ऐसी कंस्पिरेसी या फिर कोई ऐसी पुठी चीज़ तो नहीं है जो कि आपके ब्रांड को जो है कैंसिल कर सकती है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तीसरा, आपने इंगेजमेंट देखनी है। फॉलोअर्स एक होता है कि हाँ यार चलो इस बंदे के 10,000 20,000 50,000 फॉलोअर्स हैं तो इसको हम दे देते हैं, ये काउंट होता है, बट ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है इसके इंगेजमेंट क्या है, इसकी पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स शेयर्स कमेंट्स आ रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं, इसकी स्टोरी के ऊपर कितने लोग इंगेज कर रहे हैं। तो आपने ये 3-4 चीज़ें
लाजमी देखनी है। क्या वो इन्फ्लुएंसर, एक और चीज़, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसर रेगुलर कितना है इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, रेगुलर कितना है, क्या वो डेली पोस्टिंग कर रहा है या फिर डेली अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कर रहा है। तो ये वाली भी चीज़ें आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर देखनी है। इसके अलावा यस इट डज ब्रिंग सेल्स, और होती है, अगर सेल्स नहीं होगी तो ब्रांड बिल्डिंग तो लाजमी होगी। एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैव वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस। इसको आप इस तरीके से देख लें कि आप जिस बंदे की वीडियोस देखते हैं, अगर वो आपको कहे कि यार ये वाली चीज़ है 500,000 की और आप इसको बाय कर लो, आई हैव बॉट इट, तो आप ऑब्वियसली एटलीस्ट आपके दिमाग में एक दफ़ा ख्याल आएगा कि यार चलो ये कह रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, चलो ख़रीद लेते हैं, या फिर इसको डाल लेते हैं वेटिंग लिस्ट में कि अगली दफ़ा हम ऑर्डर कर लेंगे। सो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है। ओके, तो ये आपको अपने ब्रांड और इन्फ्लुएंसर का ब्रांड, उन दोनों को मैच करके फिर जाके देखना पड़ेगा। एक और रिसेंटली नील पटेल की एक पोस्ट आई थी, वो सेम चीज़ ही कह रहा था, बट उसका ये इम्पैक्ट था, उसकी ये पोस्ट थी कि वो कह रहा था कि जो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनका इम्पैक्ट कम होता है इन योर आरओआई रादर देन जो माइक्रो या फिर नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि जो जिनकी जितनी कम्युनिटी छोटी होती है उतनी स्ट्रांग होती है, इंगेजमेंट उतनी अच्छी होती है। जो मैक्रो होता है ना, मैक्रो लेवल के, वो एक सेलिब्रिटीज होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो है ना फ्रंट फेस, अच्छा फेस होता है उनका, सही है, तो वो ज़्यादा सेल शायद जो है ना लेकर आए। तो उसकी रिसर्च थी, आई एम नॉट श्योर, उसने अगर रिसर्च किए तो ऑब्वियसली ही इज़ गुड नेम, उसने कुछ सोच की किया होगा और उसके रिजल्ट के उसके हिसाब से आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी चाहिए माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर को फोकस करने के लिए। अब ये माइक्रो और नैनो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल टेल यू कि यार इनमें फ़र्क क्या होता है और कितने टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। Well, the next question is, what is the best platform to build a landing page? Should we use our own website as a landing page in our ads, or we should use the third party platforms? Well, it totally depends. But before I tell you कि कौन सा platform अच्छा है, let me tell the people who are new to this. Landing page आपका एक वेबसाइट या एक वेबसाइट का पेज होता है जहाँ पे यूज़र आता है, लैंड करता है, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो इसको हम एड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लाइक कि अगर कोई किसी की दुकान में जा रहा है तो पहली चीज़ क्या देख रहा है, ठीक है, पहली चीज़ से लेकर आखिरी चीज़ तक क्या देख रहा है, तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं। लैंडिंग पेज कैसे होना चाहिए, लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव मतलब वेबसाइट फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, इसके अंदर क्लियर सीटीए कॉल टू एक्शन होना चाहिए, यूज़र को भगाओ मत कि इधर उधर किया तो इधर चला जा, तो इधर चला जा, नहीं, यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे गलती से आ गया तो उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वो आपको लीड जनरेट करके जाए या कोई चीज़ बाय करके जाए। अब आते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अ लैंडिंग पेज। यार एनी प्लेटफॉर्म इज़ गुड प्लेटफॉर्म, इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके अपना लैंडिंग पेज बनाते हो। यू कैन यूज़ वर्डप्रेस एज वेल, ठीक है, अगर आप लेट्स से अगर आप ब्लू होस्ट या GoDaddy के ऊपर हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मसला नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, क्या जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो उस लैंडिंग पेज के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो दैट इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म, सही है। हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि जो वेबसाइट के पेजेस हैं हम उनको यूज़ करें, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है और हम उसी ट्रैफिक को बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा एसईओ को भी बूस्ट करता है ट्रैफिक को देखते हुए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वेबसाइट का जो अपने पेजेस होते हैं उन्हीं को ही लैंडिंग पेजेस में काउंट किया जाए। एग्जांपल बीइंग, अगर एक बिजनेस है उसकी 5 सर्विसेज हैं, तो अगर वो 5 सर्विस है और हर सर्विस के लिए अलग अलग पेज बना हुआ है तो ऑब्वियसली फिर अलग अलग लैंडिंग पेज हो गया। और अगर हम एड कैंपेन्स बनाते हैं और अलग अलग कैंपेन बनाते हैं हर लैंडिंग पेज के लिए तो बेस्ट है, या फिर अलग अलग एक ही कैंपेन बना के अलग अलग एड ग्रुप के अंदर बना के और टारगेट उसी लैंडिंग पेज को करते हैं, तो दैट वर्क्स बेस्ट। तो इसी तरीके से आप लैंडिंग पेज को और कौन सा भी अपनी वेबसाइट एड्स के लिए अपनी वेबसाइट वाला यूज़ कर सकते हो। यस, देयर आर अदर थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल जिनको आप यूज़ करके लैंडिंग पेज बनाते हो, बट वो उनके लिए होता है जिनकी टेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, या फिर
कोई बुक लॉन्च टाइप हो गई कि मैंने एक चीज़ लॉन्च करनी है, सी अभी तक वो लाइव नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी उसके लिए रिकमेंड करते हैं। बट अदर देन दैट आई रिकमेंड, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट आई रिकमेंड कि अपनी जो ब्रांड की वेबसाइट है आप उसी को यूज़ करो लैंडिंग पेज के लिए, अपनी एड कैंपेन्स के लिए। सो या, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yet, next is crazy thing someone has asked. Tell me top 5 most important things in Google Ads जिनके बगैर एड्स चलाना मतलब पैसे ज़ाया करने वाली बात है। यार बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू गूगल एड्स, तो बहुत फिट चीज़ है। अच्छा, जब भी हम गूगल एड्स, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप गूगल एड्स चला क्यों रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं, सही है। क्या आपने जो आपका टारगेट ऑडियंस है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर कि आपको लीड जनरेट करनी है, सेल करनी है। अगर लीड जनरेट करनी है तो किस फॉर्म के अंदर लीड जनरेट करनी है, कि आपको कॉल आए, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल हो, व्हाट्सएप आए, या फिर आपको विजिटर इंगेज करने हैं अपनी लोकेशन के ऊपर। तो आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, सही है। ये ऑफ द प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी बात आता है उसके अंदर आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज, ठीक है। और लैंडिंग पेज के अंदर आप जब भी आप क्या चाहते हो कि जब भी आपका यूज़र या ऑडियंस आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर है तो उसका क्या फीडबैक होना चाहिए, उसको किस तरीके से जो है ना उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसका कैसा होना चाहिए। तो लैंडिंग पेज दूसरा। तीसरी चीज़ आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है और आपने उसको ट्रैक करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने लाजमी करनी होती है। अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपकी ठीक है तो गूगल को भी समझ में आ जाएगा, अच्छा यार इसको जो रिजल्ट चाहिए ना वो ये वाला चाहिए, तो आपका जो ऐड की परफॉर्मेंस होती है ना वो अच्छी हो जाती है। फिर आता है चौथी चीज़ आपकी ऐड कॉपी, ठीक है। ऐड कॉपी आ गई जिसके अंदर आपकी हेडिंग्स, हेडलाइंस, एसेट्स, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर पांचवी चीज़ पे आता है जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी, आप कौन से टाइम या इस तरीके से चीज़ें जो आ जाती हैं। समटाइम्स बिडिंग स्ट्रेटजी को आप ऊपर भी लेकर आए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अगेन वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती है, बट येस यू हैव टू डिसाइड बिडिंग स्ट्रेटजी एज वेल। तो ये टॉप 5 जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं, इधर उधर भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पक्का यही है, बट अभी जो रन टाइम में जो मेरे दिमाग में आई है वो यही है। बट जब भी मैंने ऑडिट किया है तो मोस्टली ये सारी चीज़ों को मैं लाजमी टॉप पे देखता हूँ। बट अगेन दिस इज़ सब्जेक्टिव, क्योंकि किसी टाइम किसी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट होती है, तो उसके लिए टॉप 5 चीज़ें डिफरेंट होगी। किसी क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट तो उसके लिए डिफरेंट होगी। तो येस, बट अगेन दीज आर सम जेनेरिक जो अभी मेरे माइंड में आई। आई होप इट हेल्प्ड। सो या, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ टू हायर द बेस्ट पर्सन फॉर गूगल एड्स, मतलब कैसे पता चले कि दिस इज द राइट पर्सन। वेल, इसका सिंपल आंसर है, हायर इमरान नादिर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान. So you can hire him for Google Ads and expect very wonderful results. Well, that's me, Imran Nadir. खैर, बहुत हो गई बातें, सॉरी। मैं छोटी सी प्रमोशन कर रहा था। कैसे पता चले कि कौन सा राइट कैंडिडेट है फॉर योर गूगल एड्स। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि उसकी सर्टिफिकेशन है या नहीं है, बेसिक सर्टिफिकेशन। हालांकि ये कोई वो नहीं है, सर्टिफिकेशन आराम से भी हो जाती है, 2 नंबर तरीके से भी हो जाती हैं, बट अगेन या यू हैव टू चेक इट। तो बेसिक सर्टिफिकेशन जो, अगर आप गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन है या कोई भी अच्छी सी यूडेमी की सर्टिफिकेशन, तो बेसिक उसके पास ये होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम देखते हैं मोस्टली एड स्पेंड कितना है, तो मोस्टली लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स होते हैं कि आपका एड स्पेंड इतना है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है कि गूगल पार्टनर बैजेस होते हैं। अगर आपका एड स्पेंड अच्छा है, ठीक है, और आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके पास गूगल आपको बैच देता है, तो आप वो वाला भी दिखा सकते हो, देख सकते हो अगले बंदे का जिसको आप हायर कर रहे हो। तीसरा, उसकी नॉलेज आपके बिजनेस के बारे में कैसी है। आपका बिजनेस एक चीज़ के बारे में जब आप उससे चीज़ें पूछोगे कि यार आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो आपको क्लियरली बता देगा कि ये स्ट्रैटेजी है, सही है। चौथा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पांचवा, थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग का पता होना चाहिए। छठा, साइकोलॉजिकल चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई भी ऑफ़र चलानी होती है, ऑफ़र क्रिएट करना होती है। इसके अलावा बेस्ट प्लेटफॉर्म्स यू कैन हायर गूगल एड स्पेशलिस्ट ऑन अपवर्क और इवन लिंक्डइन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स लाजमी चेक कर लें कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और येस, द फीडबैक, सॉरी द बैकग्राउंड,
कि उसका एक्सपीरियंस, मतलब जो पुरानी कंपनीज हैं वो कैसा है, या फिर उसकी एजुकेशन क्या है। ये बड़ा मेजर इम्पॉर्टेंट होती है चीज़। तो आप ये भी चीज़ देख सकते हो किसी को हायर करने से पहले। बेसिक सी चीज़ें हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है, एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। And yeah, if you need Google Ads services, you can always reach out to me, and I'll try my best to give you the best services possible. एक और क्वेश्चन है जी, इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। इफ़ आई हैव व्हाट्सएप नंबर्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, कैन आई रीटारगेट यूजिंग गूगल एड्स? तो इसका सिंपल वर्ड्स के अंदर येस यू कैन, बट इसकी ना एक स्ट्रैटेजी होती है। एक तो ये होता है कि उनकी गूगल एड्स की ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आई थिंक 1000 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर जब आप इसको करने का सिंपल तरीका होता है, आप ऑडियंस क्रिएट करते हो और उसके बाद फिर आप उसी ऑडियंस को लोकल लाइक ऑडियंस बना के आप उनको रीटारगेटिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हो। बट इसके अंदर कैच है, आप इस तरीके से जो उनका नंबर फॉर्मेट है, जब आप ऑडियंस क्रिएट करते हो, जब आप अपलोड करते हो तो उसका नंबर फॉर्मेट होता है, आपने उसका ध्यान रखना होता है। आप गूगल पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यार कौन सा नंबर फॉर्मेट होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का है +92 कंट्री कोड होता है, इस तरीके से यूएई का 971 है, और डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं या कौन से आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। सही है। तो एग्जैक्टली व्हाट्सएप, क्योंकि ऑब्वियसली अभी गूगल एड्स ने व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट कर दिया एड्स के साथ, तो येस यू कैन डू दैट वे। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आपने ये चीज़ करनी है कि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब आपके पास परमिशन होनी चाहिए। गूगल को जब भी लगेगा कि आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका ऐड बंद कर देगा। ऐड ब्लॉक भी हो सकता है, ऐड डिक्टेट भी हो सकता है, आपको पॉलिसी की एरर भी दे सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास एक नंबर्स का प्रोस्पेक्ट का डाटा है तो वाई नॉट फोकस ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के पास अच्छा डाटा होता है। अगर आप, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ ओन्ड बाय फेसबुक, तो अगर आप वहाँ पर ही जाके, उधर ही जाके लोकल लाइक ऑडियंस बनाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है रादर देन गोइंग विद गूगल। सो येस, इन सिंपल वर्ड्स, येस यू कैन यूटिलाइज दोज नंबर्स। आपके पास लिमिट पूरी होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए उन नंबर्स को यूज़ करने के लिए, और ऑडियंस बनाए और उसके बाद कैंपेन चलाए, एंड येस यू कैन डू दैट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, I'm starting to learn digital marketing, how to use AI in digital marketing. Amazing question यार। ये वाला वो सवाल है जिसके अंदर हम जैसे बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटर्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और इस चीज़ को जो है ना, दे आर गोइंग थ्रू दिस एक्चुअली, बिकॉज AI इज़ चेंजिंग रैपिडली। मतलब इतना सडन चेंजेस आ रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रही चीज़ें क्या करनी चाहिए। अच्छा, एआई को यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? बहुत ज़्यादा तरीके हैं यूज़ करने के लिए। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आप पेड मार्केटिंग की तरफ आ जाएं, ठीक है, आप एड कॉपीज़ बना सकते हैं, चाहे वो फेसबुक, गूगल एड्स या फिर लिंक्डइन एड्स, कोई भी एड कॉपी आप बना सकते हैं, ठीक है, एआई को यूज़ करके। सिंपल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स एंड यू कैन यूज़ देम एज एन एड कॉपी जनरेट करना। फिर उसके बाद आ जाता है, लेट्स से अगर आप कोई फेसबुक के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं और उसके लिए आपको ग्राफिक्स चाहिए तो यू कैन यूटिलाइज एआई इन दैट एज वेल। अगर आपके पास कोई वॉइस ओवर चाहिए तो यू कैन यूटिलाइज दैट एज वेल। अगर आप एसईओ का कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो यू कैन यूटिलाइज एसईओ ओवर देयर एज वेल। अगर आप कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहे हैं तो यू कैन यूटिलाइज एआई ओवर देयर एज वेल। और इसके अलावा ये वो चीज़ें जो कि मेरे दिमाग में आ रही हैं। बट येस, दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक। मैं इसको ब्लॉग के अंदर भी होपफुली आई कवर दैट थिंग आप, कि हम डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सही चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप कॉपी राइटिंग बेसिक चीज़ है, आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, यहाँ डेटा को एनालाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एआई के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। या ऑब्वियसली जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो अपना एआई इंटीग्रेट कर रहे होंगे, बट अगेन यू कैन यूज दैट थिंग टू एनालाइज एनी काइंड ऑफ डेटा। आप गूगल, इनफैक्ट गूगल एड्स के लिए या फिर एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं अपना ब्लॉग लिखने के लिए। और क्या हो सकता है, कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आप एआई को वेबसाइट दें, आप बोलेंगे इसको, मतलब उसका ऑडिट कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। कोई भी चीज़ का ऑडिट कर सकते हैं यूजिंग एआई।
इसके अलावा हाँ कैसे कर सकते हैं, अब लेट्स से आप गूगल एड्स फेसबुक एड्स मेटा एड्स लाइब्रेरी के ऊपर गए और वहाँ पर आपने चेक किया कि ये कंपेटिटर है, आपने सिंपली उसकी स्क्रीनशॉट लिया, आपने एआई को दिया कि यार ये क्या चीज़ है मुझे समझाओ और इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, तो इट विल टेल यू लिटरली कि किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। आप उस हिसाब से भी एआई को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस भी हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया, चीज़ों को प्रोसेसेस बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, तो उसका आप प्रोसेस सिंपल बना लें ताकि जो आपकी रिपीटेशन है वो ना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। और भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई, बट अगेन इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा सोच समझ के, थोड़ी सी रिसर्च करके, एंड आई विल राइट अ ब्लॉग एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो या आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो आप ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, एआई को आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अभी से करना शुरू करते हैं। डू नॉट थिंक कि एआई इज़ द फ्यूचर, डू नॉट थिंक कि मैं कल करूँगा, नहीं, यू हैव टू डू इट अलॉन्ग द वे। अगर आप गूगल एड्स सीख रहे हैं तो साथ साथ एआई की इम्प्लीमेंटेशन सीखें गूगल एड्स के अंदर। अगर आप क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें गूगल एड्स आपको कहा जाता है कि यार हम इसको एआई यूज़ करके करेंगे, क्योंकि आप हेडिंग्स जैसे कर सकते हैं, एआई को यूज़ करके लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप साथ साथ सीखते जाएं। अगर आप कोई सा भी डिजिटल मार्केटिंग का, पेड मार्केटिंग या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो भी आप सीख रहे हैं, आप उसको उसके साथ साथ एआई को यूटिलाइज करना सीखना शुरू कर दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड येस, आई डू यूज़ एआई इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो मैंने अभी आपको बताई, तो आप भी करना शुरू कर दें। Thank you so much for watching the complete video till here. If you have any questions, you can always ask in comments, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे रीच आउट करें एंड जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट टू यू। इसके अलावा येस, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल सो दैट उनकी भी कोई अगर क्वेरी है तो उनकी भी क्लियर हो जाए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि सपोर्ट हो जाए। इसके अलावा येस, I hope the quality of the video and the audio is good. If not, you can let me know your feedback कि हम इसको किस तरीके से improve कर सकते हैं। Everything needs funds, so I'm working on that. Hopefully वो भी हो जाएगा, and I really hope, I really want कि इस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीखें, आप इन रियल टाइम आप सवाल पूछें और मैं उनके जवाब दूँ जो मेरी नॉलेज है। अदर देन दैट, अगर कोई और सवाल है या कोई और डिस्कशन है तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो एंड वी विल डिस्कस दैट एज वेल। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, फॉलो मी फॉर मोर।